हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने नोमेनक्लेचर स्टडी किए थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर करते हैं, सिमिलर वे में ही जो है ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में भी जो है नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आगे जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेमिंग पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड में। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स। ओके देखो, इस चीज़ में जो है हम यहाँ पे जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आपके पास कोई लिगेंड है, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है या फिर वन से ज़्यादा, टू थ्री मल्टीपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है, उसके लिए जो है हम वहाँ पे दो नोटेशन यूज़ करते हैं। एक तो हो गया सिग्मा और सेकेंड वन है पाई। अगर आपके पास जो कार्बन है वो वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो उस केस में जो हम यूज़ करेंगे उसका नोटेशन वो यूज़ करेंगे सिग्मा। सिमिलर वे में अगर वो जो है मल्टीपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो उस केस में जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे उसके लिए वो यूज़ करेंगे पाई। ओके, जैसे मैंने आपको एक लिगेंड बताया था, एक होता है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये जो है दोनों तरीके से वर्क कर सकता है, वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड भी और फाइव भी। तो अगर ये जो है आपके पास वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो फिर हम इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा C5H5। सिमिलर वे में अगर ये फाइव कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे जो है बस सिग्मा की जगह से लिख देंगे पाई C5H5। इससे जो है हमें पता चलेगा कि ये वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है या फिर मल्टीपल। अब जो हमारे पास फेरोसिन का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इस फेरोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था। फेरोसिन सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, सेंटर में फेरोसिन, वो आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस केस में क्या है, ये दोनों ही जो फाइव मेंबर रहेंगे इसमें जो पांचों के पांचों कार्बन है वो इन्वॉल्व है, तो इसको जो है हम कैसे लिखेंगे पाई C5H5 बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास लिगेंड है उसमें जो है लिगेंड मल्टीपल बॉन्डेड लिगेंड है। ओके, ऐसे ही हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप होता है एलाइल, सिग्मा एलाइल अगर कहीं पे मेंशन है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो वन कार्बन बॉन्डेड होगा। सिमिलर वे में अगर वहाँ पे पाई एलाइल लिखा हुआ है तो दैट मीन्स थ्री कार्बन बॉन्डेड है। क्लियर। सपोज ये आपके पास ये मेटल है, इसके साथ ऐसे ये बना हुआ है आपके पास डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। ये तो हो गया आपके पास सिग्मा एलाइल। अगर ऐसे ही पाई है तो पाई वाले केस में कैसे होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो है ये ट्रिपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा। इस तरीके से जो है आपको यूज़ करना है। अब आगे बात करते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के केस में जो है हम, जैसे मैंने आपको बताया था ये पहले भी, हम जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रीफिक्स ईटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेप्टिसिटी को। हम इसको ईटा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे हेप्टो भी वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास जो लिगेंड है वो वन कार्बन बॉन्डेड है तो उस केस में ये हो जाता है ईटा वन, इसको हम बोल देंगे मोनोहेप्टो। ऐसे ही अगर हो ईटा टू तो ये हो जाएगा डाई हेप्टो। इस तरीके से जो है चलता रहेगा सिमिलर वे में। ठीक है, अब ये तो था जनरल रूल सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स की नेमिंग करने के लिए। अब देखो इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक ही कॉम्प्लेक्स है C2H4। आपको जो नेमिंग करनी है वो सिमिलर वे में नेमिंग करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर आपके पास एटम प्रेजेंट है पहले उसका नेम करोगे, उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स हैं उनका जो है अल्फ़ाबेटिकली नेम करोगे। सबसे पहले तो पोटेशियम ही आ जाएगा, पोटेशियम। अब इसके बाद देखो ये जो लिगेंड है आपके पास C2H4, इसका नेम होता है इथाइलिन और ये है क्लोरो। तो पहले C आएगा, कितने क्लोरीन लगे में 3, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो। अब C2H4 कैसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आपके पास टू कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा इस तरीके से। तो इसके लिए जो है हम यूज़ करेंगे ईटा टू इथाइलिन। अब आगे आएगा आपके पास प्लेटिनेट, लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
पोटाशियम की +1, क्लोरीन की -3, तो ये कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने लास्ट में प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट वर्ड क्यों यूज़ किया, तो आप यहाँ पे लिगेंड देखोगे, आपके पास जो है टोटल यहाँ पे 3 जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वो एनाइनिक है और एक न्यूट्रल लिगेंड है। एनाइनिक लिगेंड्स ज़्यादा है, इसलिए जो है हम लास्ट में जो मेटल का नेम है उसे चेंज कर देंगे, लास्ट में उसके 8 लगा देंगे। क्लियर। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स है, यही ले लेते हैं पहले, फेरोसिन C5H5 2। अब जब हमारे पास जो लिगेंड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल के केस में तो हम डाई ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स लिगेंड है ना, कॉम्प्लेक्स के केस में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बिस। यहाँ पे आएगा बिस और 𝜼⁵ बिकॉज ये क्या आपके पास इसकी हेप्टिसिटी 5 होगी, टोटल यहाँ पे 5 कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड है। साइक्लो पेंटा डाइइनाइल और लास्ट में आ जाएगा आयरन। क्लियर। इस तरीके से जो है इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये आपके पास मेटल है कोबाल्ट और ये एज अ लिगेंड कार्बोनिल। अब ये देखो एलाइल लिगेंड लिखा है, इसके आगे लिखा है पाई, दैट मीन्स ये क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड लिगेंड, 3 कार्बन इसमें आएंगे, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, 𝜼3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल और लास्ट में आ जाएगा कोबाल्ट। ऐसे ही अब फिर से ये जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स है, तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, बिस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, तो 𝜼⁵ साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्राइडो, बिकॉज यहाँ पे ये जो है H एज अ H- हाइड्राइड की तरफ वर्क कर रहा है, एनाइनिक लिगेंड है, तो लास्ट में जैसे क्लोराइड होता है, क्लोराइड को रिप्लेस कर देते हैं क्लोराइडो से, ऐसे ही ये क्या है, हाइड्राइड है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्राइडो से। ओके, और लास्ट में रेनियम। अब देखो ये लिगेंड भी एनाइनिक था, बट मैंने लास्ट में रेनियम को रेनिएट में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके पास एनाइनिक लिगेंड 1 लगा हुआ है और ये जो न्यूट्रल लिगेंड है ये यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास एनाइनिक लिगेंड का नंबर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, उस केस में जो है हम रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ जो मेटल का नेम है वही नेम जो है आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये है आपके पास अब देखो इसमें टोटल जो है 3 टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो आप अल्फ़ाबेटिकली इनके नेम देखोगे, इसका नेम क्या है, कार्बोनिल, इसका नेम है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल और इसका नेम है ट्राईमिथाइल सिलाइल। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कार्बोनिल आ रहा है ना, तो पहले इसका नेम लिखोगे ट्राई कार्बोनिल। अब मल्टीपल बॉन्डेड है तो 5 साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, उसके बाद ये आएगा, इसका नेम क्या है, ट्राई मिथाइल सिलाइल और W से टंगस्टन, ये इसका हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो इसमें इन्होंने आगे सिग्मा ना लिख के ऐसे दिखाया हुआ है, स्पेशली एक सिंगल बॉन्ड बना के, इसका मतलब क्या है, ये जो एलाइल वाला है इसमें सिर्फ इसका एक कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब क्या है, 1 एलाइल 5 कार्बोनिल ग्रुप से, पेंटा कार्बोनिल और लास्ट में इसका नेम आ जाएगा मैंगनीज। इस तरीके से। तो आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है कि जो लिगेंड है वो 1 कार्बन से थ्रू बॉन्ड बना रहा है या फिर मल्टीपल कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है आपके पास एक ही कंपाउंड में एक सेम लिगेंड है, उसके जैसे सपोज करो कोई लिगेंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है सिग्मा C5
H5 2 टाइटेनियम पाई C5H5 2। यहाँ पे लिगेंड तो आपके पास सेम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन उसमें से उसके जो दो मॉलिक्यूल्स है लिगेंड के वो एज अ 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं और इसमें 1 हैगा। तो इसका नेम फिर से कॉम्प्लेक्स लिगेंड, तो पहले वर्ड लगाओगे बिस 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, अगेन बिस, अब आ जाएगा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल और लास्ट में टाइटेनियम। इस तरीके से इसकी नेमिंग करोगे। अब जैसे हमने क्या किया, आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला गिवन था, उसका नेम लिखना था, तो एग्जाम में जो है इसका अपोजिट भी आ सकता है कि आपके पास नेम गिवन हो और उसका आपको जो है फॉर्मूला लिखना हो। जैसे सपोज करो आपके पास एग्जाम्पल है, आपको ये नेम गिवन है eta3 एलाइल ट्राईकार्बोनिल कोबाल्ट। वो कह सकते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो फॉर्मूला लिखोगे आप कैसे लिखोगे, देखो मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, तो यहाँ पे आ गई मेटल। ट्राई कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए। eta3 एलाइल, मल्टीपल बॉन्डेड हो गया तो आगे पाई लगा दोगे, और एलाइल का मतलब C3H5। तो इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। सिमिलर वे में वन मोर एग्जाम्पल, ट्राई कार्बोनिल eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज। लास्ट में मेटल कौन सा है, मैंगनीज, तो पहले मैं मेटल का नेम लिख देती हूँ Mn। ट्राई कार्बोनिल CO3, eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मतलब कि पाई लगाओगे आगे C5H5। इस तरीके से इसका नेम फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो आपको दोनों वे में आने चाहिए, फॉर्मूला गिवन है उससे उसका नेम कैसे लिखना है उस तरीके से भी, और नेम आपको गिवन है उससे उसका जो है फॉर्मूला लिखना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बेसिकली जो है अगर हमें किसी भी कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो 3 टाइप्स की हो सकती है। आयनिक बॉन्डिंग, सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट भी 2 तरीके से, पहली तो होगी सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज पाई कोवलेंट बॉन्डिंग। पाई का मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो 2 तरीके की बॉन्ड है, एक तो होगी आयनिक बॉन्ड और एक होगी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट भी 2 तरीके से हो सकती है, सिग्मा भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है। ओके, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट लेके चलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताई थी इसके बारे में। आयनिक बॉन्डिंग जो बेसिकली होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जो मेटल होगा यहाँ पे कौन सा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा इन्वॉल्व इसमें, बिकॉज आयनिक बॉन्ड बनेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, लाइक हुआ लिथियम है, सोडियम हुआ, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो सभी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। और इस केस में क्या होगा, ग्रुप 2 के भी कुछ एलिमेंट जो है जैसे कि वो थोड़े ग्रुप 1 से कम होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, बट फिर भी शो कर देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में क्या होगा कि जो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो मेटल वाला पार्ट है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच होगा उसमें जो कार्बन होगा उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और दोनों के बीच में फिर अट्रैक्शन कौन सी होंगी, जैसे मेटल आपके पास और साथ में कार्बन वाला पार्ट लगा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। और क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। electrostatic forces of attraction present between the electropositive metal and electronegative carbon atom. Okay,
जैसे एक एग्जांपल लेके चले, हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके चले। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव, और इसके साथ लाइक साइक्लोपेंटाडाइन आई लिया, C5H5 नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। टोटल 2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 पॉजिटिव है तो उसे बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए ना। तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग है इसमें, कंपाउंड होगा ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और फोर्सेस यहाँ पे कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे। क्लियर। सेकंड है सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इस तरह की जो बॉन्डिंग है सिग्मा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपके पास बेसिकली जो अल्काइल ग्रुप वाले पार्ट है वो ये एलिमेंट्स यूज होंगे। और मेटल कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कंपाउंड्स होंगे किसके, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। लाइक जो आपके पास है कि हम यहाँ पे बात करें, बेसिकली जो बॉन्ड बन रही है वो कैसी होगी, मेटल, और साथ में कौन सा ग्रुप लगा होगा, एल्काइल ग्रुप, मेटल एल्काइल बॉन्ड होगी यहाँ पे। जैसे हमने एग्जांपल किया था टेट्रा मिथाइल टिन, ठीक है, ऐसे ही ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li, ये सभी जो एग्जांपल आपके पास आएंगे ये किस चीज़ में आएंगे, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग में। और यहाँ पे सिग्मा मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे ये टिन वाला ही कंपाउंड है, ऐसे होगा ये CH3 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 CH3, ऐसे ब्यूटाइल लिथियम है Li CH3 CH3 एंड CH3। यहाँ पे जो अब ये बॉन्ड है आपके बीच पास मेटल एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कि मेटल एटम एंड कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कि मेटल जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल एलिमेंट जो है, लाइक आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है ये बॉन्ड बना लेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना, वो भी मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो बना सकते हैं, बट वो कंपाउंड जो होंगे अनस्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, शो तो वो भी कर देंगे मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ट्रांजिशन मेटल जो होंगे मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड वो बनाएंगे, बट उस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगी ये अनस्टेबल बॉन्ड होगी। अनस्टेबल का मतलब ईजिली जो है ये डिकम्पोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यही कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का टेट्रा मिथाइल, ठीक है, ऐसे ही एक टंगस्टन का कंपाउंड है डाइमिथाइल टंगस्टन, बना तो रहे हैं ये भी सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स काफ़ी नॉन कंपाउंड है ये, लेकिन इनके साथ साथ क्या है, ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। रूम टेम्परेचर से बिलो ही जो है इनको जो है अगर हम रख सकते हैं, अगर हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये कंपाउंड क्या है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर हमें इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रही है इसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम है, तभी जो कंपाउंड है वो आपके पास एक्सप्लोड हो रहा है, अनस्टेबल कंपाउंड है। वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर हम कोई एडिशनल पाई बॉन्डिंग लिगेंड को जो है ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड सम पाई बॉन्डिंग लिगेंड। देखो है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल है, उसका बेसिकली रीज़न क्या है, यहाँ पे बॉन्ड का पहले जो रीज़न है वो ये कि जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। ट्रांजिशन मेटल्स के पास क्या होंगे, आपके पास जो लो एनर्जी के होते हैं और लोअर एनर्जी के जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे ये जो कंपाउंड होते हैं अनस्टेबल होते हैं काइनेटिकली। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड ऐड कर दे, पाई बॉन्डिंग लिगेंड क्या करेगा, जो मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो उससे क्या होगा, जो कंपाउंड है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूँ, ये जो कंपाउंड है -23 डिग्री सेल्सियस पे जो है अनस्टेबल है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाता है इतना टेम्परेचर आ जाए। बट अगर हम क्या करें, इसके अंदर कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड ऐड कर दे, सपोज करो मैं इसके अंदर 2 अमोनिया मोलिक्यूल ऐड कर देती हूँ, NH3 के 2 लिगेंड्स ऐड कर देती हूँ, ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड है। अगर हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे टाइटेनियम CH3 4 NH3 2, अब ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा।
ऐसे ही आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, COB या पाई बॉन्डिंग लिगेंड, फॉस्फीन ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर हम जो है इन कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ट्रांजिशन मेटल्स के, इनके अंदर जो है कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास होते भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी कंपाउंड्स अनस्टेबल ही है। ट्रांजिशन मेटल के कुछ कंपाउंड्स हैं कि जहाँ पे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है वो जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। उनकी बेसिकली इनकी जो वैल्यू है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इसके उससे जो है हम इनकी स्टेबिलिटी को जो है डिटरमिन कर सकते हैं। बट मोस्टली जो है कंपाउंड्स क्या होते हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल। कुछ ही कंपाउंड्स हैं, काफ़ी फ्यू जो स्टेबल होंगे, अदरवाइज सारे के सारे जो कंपाउंड हैं सिग्मा बॉन्डिंग के ट्रांजिशन मेटल के वो होते हैं काइनेटिकली अनस्टेबल। क्लियर। अब जो है हम यहाँ पे जो है देखते हैं कि कैसे, तो हम जैसे मैंने भी आपको बताया कि रीज़न क्या है इसका, काइनेटिक की एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल की सिग्मा बॉन्ड है वो काइनेटिकली अनस्टेबल है। फिर उसके बाद हम कुछ और फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से हेल्प से जो है हम इनकी स्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 पहले लेके चलते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इंस्टेबिलिटी, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो इसकी स्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज कर सके। अब देखो इसमें जो है जो आपके पास ये बॉन्ड बन रही है सिग्मा बॉन्ड ट्रांजिशन मेटल के बीच में एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट के बीच में, कि ये जो है बॉन्ड ईजिली क्लीव हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि जब आपके पास बॉन्ड क्लीव होती है तो उसके बाद जो स्पीशीज़ मिल रहे हैं वो स्पीशीज़ क्या है, काफ़ी रिएक्टिव स्पीशीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, बॉन्ड क्लीव होने की वजह से अगर आपके पास देखो कोई भी बॉन्ड है दो एटम के बीच में, वो बॉन्ड क्लीव हो रही है। सपोज करो ये आपके पास ये ऑर्गेन ट्रांजिशन मेटल, ये इसके बीच की बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड क्लीव हो रही है, क्लीव होने के बाद आपके पास ये मिला, एक ये रेडिकल और एक ये। अगर ये जो दोनों स्पीशीज जो हैं ये रिएक्टिव नेचर की होंगी तो मतलब कि रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और ये कंपाउंड क्या होगा, आपका अनस्टेबल ही होगा कंपाउंड, बिकॉज इसके ब्रेक होने के बाद बॉन्ड के बाद हमें जो है ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड जो है क्योंकि क्लीव क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास जो है बाद में जो हमें रेडिकल्स या फिर आयंस मिल रहे हैं, ये तो मैंने रेडिकल्स लिख दिए, इसी तरीके से आयंस भी हो सकते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो क्या है काफ़ी रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने की वजह से, रिएक्टिव का मतलब क्या है कि अब आपके पास जो है ये फ्री रेडिकल्स आ गए। ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 RR फ्री रेडिकल्स आ जाए, ये आपस में कंबाइन होकर ये बना दे हाइड्रोकार्बन, या फिर ये सॉल्वेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म होने की वजह से क्या है, ये जो कंपाउंड्स है काइनेटिकली इनस्टेबल है। ओके, और मैं सेकंड बात करूं इसी में कि पहली बात तो कि आपके पास रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म हो रहे हैं, और फिर दूसरी बात क्या कि जो ये रिएक्टिव स्पीशीज बन रहे हैं ये क्या होंगे, बाद में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन कार्बन दो सिमिलर एटम्स के बीच की जो बॉन्ड होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होती है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रही है कार्बन कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होगी। मतलब कि हीट एनर्जी क्या होगी यहाँ पे इवोल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। 2 रेडिकल जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्शन जो है ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। इस वजह से ये कंपाउंड्स क्या है, काइनेटिकली इनस्टेबल है। फर्स्ट थिंग तो होगी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, और सेकंड क्या हो गया कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रोडक्ट भी कह सकते हो या फिर रिएक्टिव स्पीशीज, रिएक्टिव स्पीशीज या फिर ये जो क्लीवेज के प्रोडक्ट आ रहे हैं ये आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। एक और इसमें थर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्टर, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। इस केस में क्या है आपके पास कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जनरली अनस्टेबल जो है, उसका रीज़न है कि अगर आपके पास जो है ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है अगर उसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन क्या होती है, जैसे आपके पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है
ये कार्बन मेटल का जो नेक्स्ट कार्बन लगा है ये तो होगा अल्फा कार्बन, इससे जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है ये होगा बीटा कार्बन। और अगर बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोल देते हैं बीटा हाइड्रोजन। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी आपके पास जनरली ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, मेटल अल्फा कार्बन, इसकी जो हाइड्रोजन है ये होगी अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम बोल देंगे बीटा हाइड्रोजन। कि यहाँ पे क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये क्या है, काइनेटिकली इनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी कैसे होगी, आपके पास ये दो कार्बन है, एक पे मेटल लगा हुआ है, दूसरे पे ये लगी हुई है बीटा हाइड्रोजन, बाकी ये बॉन्ड बने, यहाँ से मेटल और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी प्लस कार्बन, इन दोनों की डबल बॉन्ड आ जाएगी, डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर। इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो एल्काइल पार्ट से क्या हो रही है, मेटल के पास जो है शिफ्ट हो रही है, इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। और इसकी वजह से क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से जो हायर एल्काइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, अनस्टेबल होंगे। ओके, तो ये तो थे बेसिक इसके फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी काइनेटिक इंस्टेबिलिटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे ऐसे फैक्टर्स जो क्या करें, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। फैक्टर्स which can increase stability, ऐसे फैक्टर्स जो स्टेबिलिटी को जो है हमारे पास इंक्रीज करते हैं। जो भी हम फैक्टर्स लेके चले अगर उन्हीं को हम अवॉइड करें, जैसे कि अभी हमने पीछे जो पढ़ा इसमें क्या था, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एलिमिनेट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है अनस्टेबल है। अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड लो जिसमें यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट ना हो, हाइड्रोजन नहीं होगी तो एलिमिनेशन नहीं होगी, दैट मीन्स कंपाउंड आपके पास क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, या फिर इसको कह सकते हो अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। एक ही बात है, किसी बुक में आपको इस नेम से गिवन होगा फर्स्ट से, किसी में सेकंड से गिवन होगा, बट है तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एलिमिनेट कैसे होगी, या फिर मैं क्या कहूँ कि बीटा एलिमिनेशन को हम क्या करें, यहाँ पे अवॉइड करें। ठीक है, अब देखो जब बीटा एलिमिनेशन हो रही है मेनली रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड की इनस्टेबिलिटी के लिए, तो हम क्या करें, बीटा एलिमिनेशन को जो है ब्लॉक कर दे, यहीं पे अगर स्टॉप कर दे तो उससे क्या होगा, जो मेटल अल्काइल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल मेटल CH2 और यहाँ पे आपके पास तीनों जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इस केस में क्या है, आपके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन को जो है हम अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में उसे रिप्लेस कर दें, और कोई कंपाउंड फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास CH2 और यहाँ पे आगे रिंग लगी हुई है, ये देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन 1 2 3 और 4, इसके तो चारों बॉन्ड बन गए, इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड भी क्या है जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन नहीं है, दैट वाइज ये जो कंपाउंड्स होंगे आपके पास एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, दे आर स्टेबल। सेकंड, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि मेटल के पास जो है एम्प्टी इनर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अगर हम क्या करें वहाँ पे कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड ऐड कर दे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हम क्या करें, मेटल का जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपके पास कंपाउंड लेके चले थे टाइटेनियम Me3, ये जो कंपाउंड है ये -20 डिग्री बिलो पे ही क्या है, डिकम्पोज हो जाता है। बट अगर हम क्या करें, इसके अंदर ऐड कर दे कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड, सपोज करो एक Me4, टोटल 4 होते हैं ना टाइटेनियम, ऐसे ये कंपाउंड है, इसमें हम क्या करें, कोई पाई बॉन्डिंग लिगेंड जैसे कि बाइपिरिडीन है,
2 हमने इसमें बाइपिरिडिन जो है ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इतनी इंक्रीज़ होगी, अब ये जो आपके पास है 60 डिग्री टेम्परेचर तक भी जो है कंपाउंड स्टेबल है। पहले कितने -20 पे डिकम्पोज हो रहा था और अब कितनी होगी इसकी स्टेबिलिटी 60 डिग्री पे। तो दैट मीन्स कि अगर हम क्या करें, वहाँ पे जो लिगेंड्स हैं प्रेजेंट उनका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज़ कर दे मेटल का, कि वहाँ पे किसी पाई बॉन्डिंग लिगेंड को जो है अटैच कर दे, तो उससे क्या है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। थर्ड जो फैक्टर आता है चिलेशन। चिलेशन बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लासेस में। होता क्या है चिलेशन में कि एक रिंग बन जाती है, चिलेट रिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल कार्बन के बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कि उसे जो है चिलेट रिंग के बीच में जो है इन्वॉल्व कर दें। अब चिलेशन जो है वो किसी बाहर से एक्स्ट्रा ग्रुप से भी हो सकती है या फिर इंटरनली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है, और साथ में यही साइक्लोपेंटाडाइनाइल C5H5 जिरकोनियम Cl2। अब लिथियम एंड यहाँ से क्लोरीन, अगर हम लिथियम क्लोराइड को माइनस कर दें यहाँ से और इसको जो है यही इसके साथ इन्वॉल्व कर दें, तो यहाँ पे चिलेशन हो जाएगी। नाइट्रोजन CH3 CH2, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी किसकी, जिरकोनियम, एक क्लोरीन रह गया और एक वो C5H5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है इसके पास लोन पेयर है, ये तो है इस तरीके से बॉन्ड बना लेगी और ये रिंग बन जाएगी, इसको हम बोल लेंगे चिलेट रिंग। क्लियर। तो इस तरीके से जो है चिलेशन करके भी जो है हम इसकी स्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर आते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जो और हाइड्रोकार्बन पार्ट है, अगर वो चार्ज जो है डीलोकलाइज हो जाएगा तो उस केस में भी क्या होगा, जो कंपाउंड है आपके पास वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जनरल MCH3 और एक आपके पास कंपाउंड है मेटल, इसके साथ जो है आपके पास 6 मेंबर रिंग लगी हुई है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो पूरी की पूरी रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा इट इज़ मोर स्टेबल और ये वाला लेस स्टेबल। ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये तो थे आपके पास, पहले हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी, फिर पढ़ी सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग। सिमिलर वे में जो थर्ड टाइप की आती है मल्टीपल कार्बन बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो मेटल है उसके साथ जो है, जैसे आपके पास जो कार्बिन्स होते हैं, कार्बिन्स जो डबल बॉन्ड बना ले मेटल के साथ, या फिर कार्बाइंस जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, इनको हम बोलते हैं कार्बिन्स और ये हैं आपके पास कार्बाइंस। ठीक है। कि मल्टीपल बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, बताओ, कि जहाँ पे आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, साथ में जो लिगेंड अटैच होंगे, कार्बिन हो कार्बाइन हो, मतलब कि जो क्या करे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है मेटल के साथ बना ले। अब देखो इन केसेस में हम जो है, अगर हम बात करें कार्बिन कंपाउंड्स की बात करें, कार्बिन कंपाउंड्स के अंदर जो है मेटल कार्बन बॉन्ड जो होती है, ये नॉर्मल जो आपके पास मेटल एल्काइल बॉन्ड होती है उससे तो शॉर्ट होगी, लेकिन जो मेटल डबल बॉन्ड कार्बन है उससे जो है ये लॉन्ग होगी बॉन्ड। मेटल डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर मैं कार्बन की देखो, मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड, मेटल कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो इसकी होगी मेटल कार्बिन वाली जो बॉन्ड होगी, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इससे तो लार्जर होगी लेकिन इससे स्मॉल होगी। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड जित सिंगल है तो लेंथ ज़्यादा होगी लार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो लेंथ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेटल कार्बिन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो इनके बीच में बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, वो जो है लाई करेगी इन बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जो हमारे पास ये कार्बन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से, ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड C
एक्स आर। यहाँ पे अगर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, एक्स यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है ये, जैसे कि जो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है NH3 है, N मिथाइल 2 है, इस तरीके से कि कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस जो है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आपके पास जो है कार्बिन के पास ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सिंपल मिथाइल ग्रुप ना होके कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए। उसका रीज़न क्या है, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन ये आपके पास है एक स्ट्रक्चर। सेकेंड में मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। इससे क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज करो यहाँ पे क्या है, OMe है, तो अगले केस में क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे डोनेट कर देगा। मेटल नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OMe, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और नीचे है आपके पास R ग्रुप। अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज इसमें क्या है, आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन नहीं होगी यहाँ पे। देखो अगर आपके पास दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो बॉन्ड जो है ईजिली रोटेट कर जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कार्बन और आपके पास ये जो एटम है इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। सबसे फर्स्ट जो कार्बन का कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट लेके, वो आपके पास था ये मेटल जो है बेसिकली यहाँ पे सेंटर में 4 लगे हुए हैं, इसमें CO ग्रुप्स, एक 5th पोजीशन यहाँ पे भी CO है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड COMe R। अगर मैं जनरल करूँ यहाँ पे ये जो है OMe X लिख देती हूँ। जनरल X क्या हो सकता है आपके पास, OCS3 भी हो सकता है, ऐसे ही NMe2 भी हो सकता है। बस आपके पास जो एटम है उसके पास क्या होनी चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, ये तो था मेटल कार्बीन्स, ऐसे ही मेटल कार्बाइन भी हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी बस इनके बीच में, CR यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास X ग्रुप। इस तरीके से ये मेटल कार्बिन है और ये क्या है, मेटल कार्बाइन। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट बॉन्डिंग की मेटल में जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और कौन कौन से जो है एलिमेंट्स कौन किस तरह की बॉन्डिंग जो है शो करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है अब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, जो आपके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।